नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण पुरोहित रघुकुल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। सर्वविदित सभी को पता ही है, क्योंकि पहले मैंने एक वीडियो भेजा था कल और सभी को इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि आज 21 जुलाई 2020 से अपने क्लासेस स्टार्ट हो रही है अपने चैनल पे। ठीक है, आज अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 12वीं की है लेखा शास्त्र। कक्षा 12वीं की लेखा शास्त्र अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में अपन पहले से निश्चित पॉइंट निश्चित कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसका अर्थ पढ़ेंगे। ठीक है, अब है क्या पहला टॉपिक है साझेदारी का परिचय। साझेदारी का परिचय फर्स्ट लेसन आपका ही है, साझेदारी का परिचय है। और साझेदारी के परिचय में भी देखिए पहला अपन पढ़ेंगे उसका अर्थ कि साझेदारी का अर्थ क्या होता है। दूसरा फिर अपन अधिनियम के बारे में बात करेंगे कि किस अधिनियम पे आधारित है ये। तीसरा अपन इसकी आवश्यकता के बारे में बात करेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इससे पहले कौन से संगठन चल रहा था और साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी। फिर इसके बाद में अपन इसकी विशेषता के बारे में वर्णन करेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आज इस क्लास में ओनली फॉर इतना ही पॉइंट क्लियर करने हैं, और जो एक बार पढ़ा उसको फाइनली रूप से अपन को निश्चित करना है कि बस दूसरी बार पढ़ने की अपन को आवश्यकता ना पड़े। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अर्थ। केवल एक बार ही पढ़ना है, और जो भी आपके क्रीम है इसमें साझेदारी का परिचय, इसमें जो आपके पाठ्यक्रम दिया हुआ है इसमें से जो आपके याद करने लायक है वही अपन यहाँ पे बता रहे हैं। जो आपके याद करने लायक है वही अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें अपन को नहीं बताएंगे। अब देखिए अर्थ। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अर्थ कि साझेदारी का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए साझेदारी, साझा करना। क्या करना? साझा। साझा का अर्थ होता है बांटना। आपको पता है साझा करना या फिर बांटना। अब देखिए साझा करना या बांटना, बांटेंगे कब? अपन अकेले व्यक्ति तो बांट नहीं सकते। अपन अकेले हैं तो अपन आपस में क्या अपन अकेले बांट सकते कोई वस्तु? नहीं बांट सकते। ठीक है, तो देखिए साझा करना बांटने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने जरूरी है। कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 2 व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि इसका अर्थ एक बार आप देख लीजिए। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर स्वेच्छा से कोई वैधानिक कार्य प्रारंभ करते हैं, उसे साझेदारी कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? साझेदारी बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बस इतना ही ध्यान रखना है, साझेदारी का परिचय क्या है, साझेदारी की परिभाषा क्या है, साझेदारी का अर्थ क्या है, सब इसी में आ गया। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर स्वेच्छा से कोई वैधानिक कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसे अपन साझेदारी बोलते हैं। और उनका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। उनका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। जो भी इसमें सम्मिलित है, जो इस फर्म में सम्मिलित है, जो भी इस साझेदारी में सम्मिलित है, उस साझेदारी में सम्मिलित व्यक्ति को पृथक रूप से तो उसको क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत रूप से तो उसको साझेदार बोलेंगे। जो साझेदारी कर रहे हैं तो उनको पृथक रूप से तो साझेदार बोलेंगे, पृथक रूप से तो साझेदार बोलेंगे, और सामूहिक रूप से उसको फर्म बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि 5 व्यक्ति है तो उसको 5 व्यक्ति अपन उसको व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तो व्यक्तिगत रूप से तो उसको क्या बोलेंगे अपन? साझेदार। यानी प्रत्येक व्यक्ति है वो इस साझेदारी का साझेदार है।
ठीक है। जबकि उसको सामूहिक रूप से अपन क्या बोलेंगे, फर्म बोलेंगे। जैसे कि फर्म का नाम होता है अपने, जैसे कि फर्म का नाम है रघुकुल कोचिंग क्लासेस, उसी प्रकार फर्म के नाम के अनुसार जैसे कि सामूहिक रूप से उसको बोलेंगे फर्म, और व्यक्तिगत रूप से उसको क्या बोलेंगे, साझेदार बोलेंगे। ये तो था अर्थ। वापस एक बार देख लीजिए, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, यहाँ पे देखिए एक शब्द है स्वेच्छा, एक आता है वैधानिक कार्य। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। स्वेच्छा का अर्थ होता है कि जो साझेदार बन रहा है वो अपनी इच्छा से बने, किसी के प्रेशर में आकर ये काम न करे, वो तो होता है स्वेच्छा। अब किसी के प्रेशर में आकर अगर काम करें तो वो तो एक धोखा हो जाएगा, कपट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए स्वेच्छा से व्यक्ति साझेदार बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको ये व्यवसाय करना नहीं है लेकिन किसी के दबाव में आकर ये कार्य कर रहा है तो वो साझेदार नहीं माना जाएगा, ठीक है। और वैधानिक कार्य होना चाहिए, जैसे कि किसी सरकार ने, जैसे गुजरात सरकार मान लीजिए, ठीक है, गुजरात सरकार ने शराब की बिक्री बंद कर दी, शराब का व्यवसाय क्लोज रखा है, ठीक है, ये अवैधानिक माना हुआ है। तो देखिए गुजरात में अगर कोई शराब का कार्य कर रहा है और वो पार्टनरशिप में हो रहा है तो ये अवैधानिक माना जाएगा और ये साझेदारी नहीं होगी, इसको रद्द कर दिया जाएगा। वैधानिक कार्य होना चाहिए। वैधानिक कार्य करता लोकनीति और अंतर्राष्ट्रीय नीति, जो लोकनीति के अनुसार कार्य करता है, जो अधिनियम के अनुसार जो नियम का पालन कर रहा है वो वैधानिक में आ जाएगा, और जो उसके विपरीत में है, उसका उल्लंघन कर रहा है, नियमों को उल्लंघन कर रहा है, वो अवैधानिक आ जाएगा, ठीक है। तो वैधानिक कार्य होना चाहिए, कहने का मतलब अधिनियम में जो नियम है उसकी पालना करते हुए व्यवसाय करना चाहिए। अगर उस नियमों का उल्लंघन आपने कर दिया तो ये वैधानिक नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके अर्थ। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे अधिनियम। अधिनियम में देखिए, अधिनियम आपके था भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। मोस्टली यही आपको ध्यान रखना है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। जो आपके साझेदारी अधिनियम है वो कौन सा है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है, ठीक है। अब आपको कह दिया जाए कि इससे पहले कौन सा था, तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872। 1932 से पहले भी साझेदारी संस्थाएं तो थी, ऐसा तो नहीं है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होने के बाद में साझेदारी व्यवसाय है। इससे पहले भी साझेदारी संस्थाएं तो थी। वो किस अधिनियम पे आधारित थी, तो वो किस अधिनियम पे थी, जो 1932 से पहले की जो साझेदारी संस्थाएं थी वो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के आधार पर कार्य कर रही थी, ठीक है। ये संविदा की जगह अनुबंध भी आ सकता है, ये ध्यान रखना। संविदा कहो अनुबंध कहो एक ही बात है, ठीक है। कोई भी शब्द एक आपको मिलेगा इन दोनों में से, ठीक है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 से पहले कौन सा अधिनियम था, तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 था। अब देखिए भारतीय साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ, 1 अक्टूबर 1932 को, ये ध्यान रखना। ये लागू हुआ तब कैसे लागू हुआ था, तो देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि अधिनियम कौन सा है, यानी साझेदारी अधिनियम कौन सा है, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है, ठीक है। अब इससे पहले कौन सा अधिनियम था, तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 या फिर भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 था, ठीक है। अब ये भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है, ये कब लागू हुआ, तो ये 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ था। और इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर को, J&K को छोड़कर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में ये लागू हुआ था। अब तो अपने जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया, सभी नियम इस पे लागू हो रहे हैं, लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर अलग राज्य था, उसका संविधान भी अलग था, संवैधानिक रूप से ये स्वतंत्र था राज्य, ठीक है। और उस पर जो नियम थे वो लागू नहीं होते थे, इसलिए जो 1 अक्टूबर 1932 को भारतीय साझेदारी अधिनियम लागू हुआ था उस समय जम्मू कश्मीर में लागू न होकर संपूर्ण भारत में लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन वर्तमान में तो केंद्र शासित प्रदेश उसको बना दिया और भारत का प्रत्येक नियम उस पर लागू होता है, ठीक है। ये था आपकी अधिनियम के बारे में।
भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ। उससे पहले कौन सा था? भारतीय संविधान अधिनियम 1872। अब अपन आगे कौन सा टॉपिक की चर्चा करेंगे? आवश्यकता की। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी? साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इससे पहले था एकल व्यवसाय। एकल व्यवसाय कह सकते हो, एकाकी व्यवसाय कह सकते हो, ठीक है। एकाकी व्यवसाय था। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है। एकल व्यवसाय या एकाकी व्यवसाय का अर्थ क्या होता है? ऐसा व्यवसाय जिसका स्वामी केवल एक ही, ऐसा व्यवसाय जिसका स्वामी एक ही व्यक्ति हो तो उसको बोलते हैं एकल व्यवसाय या एकाकी व्यवसाय। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है तुमको। अब देखिए, स्वामी एक होगा, इनका स्वामी केवल एक ही व्यक्ति है, तो क्या ये व्यवसाय संचालित होगा? संचालित तो होगा, लेकिन समय समय पर इसकी बाधाएं आएगी, ठीक है। किस किस की बाधा आएगी? पूंजी की, प्रबंध की, निरंतरता की, ये आपके बाधा आएगी। कौन सी? सबसे पहले तो पूंजी की बाधा आएगी कि एक ही व्यक्ति है, वो स्वामी एक ही व्यक्ति है, तो पूंजी की कमी होगी। हमेशा ध्यान रखना, एक साझेदारी व्यवसाय चल रहा है, एक एकल व्यवसाय चल रहा है, तो जो साझेदारी व्यवसाय चल रहा है उसमें 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति या जो भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं, तो उसमें पूंजी की कमी नहीं होती है। जबकि एक व्यक्ति एकल व्यवसाय चला रहा है तो उसमें हमेशा पूंजी की कमी रहेगी, और कम व्यवसाय होगा, उसका विकास नहीं होगा, विस्तार नहीं कर सकते। एकल व्यवसाय में एक ही स्वामी होता है और वो इतना ही पूंजी कम ही लगाएगा, यानी सीमित पूंजी। आवश्यकता क्यों पड़ी है? तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि एकल व्यवसाय की जो कमियां होती है, एकल व्यवसाय की जो कमियां होती हैं, उस कमियों को दूर करने के लिए ही साझेदारी व्यवसाय की आवश्यकता पड़ी। सबसे पहले तो यही ध्यान देना। अगर आपको कोई पूछ ले कि साझेदारी व्यवसाय की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आपको यही जवाब देना है उसको कि एकल व्यवसाय की जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए साझेदारी व्यवसाय की आवश्यकता पड़ी। अब आपको एक्स्ट्रा और भी पूछ सकता है कि एकल व्यवसाय की ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं, एकल व्यवसाय की ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं, तो आपको बताना है कि सीमित पूंजी, सीमित प्रबंध चातुर्य, निरंतरता की कमी। कहने का मतलब ये है कि कम पूंजी होगी, प्रबंध भी है, मैनेजमेंट भी एक व्यक्ति एक तो करता है, 1 2 या 2 से अधिक व्यक्ति करेंगे, तो एक व्यक्ति का मैनेजमेंट और 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के मैनेजमेंट में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो ये भी कमी है। निरंतरता की कमी, निरंतरता का अर्थ होता है कि आप रेगुलर व्यवसाय नहीं चला सकते। अगर एक ही व्यक्ति व्यवसाय का स्वामी है तो वो रेगुलर व्यवसाय नहीं चला सकता है, कहीं ना कहीं उसके बीमार होने पर भी व्यवसाय बंद हो सकता है, कहीं आपके बाहर जाने के लिए भी, ठीक है, व्यवसाय में आपकी क्या हो सकता है? निरंतरता में कमी आ सकती है। अब देखिए, इसमें सीमित पूंजी, सीमित प्रबंध, निरंतरता, यानी आपके अस्थिर अस्तित्व होता है। अस्थिर का अर्थ आपका अस्तित्व बना नहीं रहेगा। मृत्यु होने पर, पागल होने पर, इसके ऊपर अगर मुकदमा चलने पर, बीमार होने पर, ठीक है, किसी भी कारण से आपका व्यवसाय बंद रह सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये तो थी एकल व्यवसाय की कमियां, और इस कमियों को दूर करने के लिए अपने साझेदारी व्यवसाय की आवश्यकता पड़ी अपने, ठीक है। अब रही बात, एक और आवश्यकता थी, और वो कौन सी आवश्यकता है? शक्तियां होती है, साधन होते हैं, साधनों का जो विकेंद्रीकरण होता है उसका केंद्रीकरण करती है। साधनों का विकेंद्रीकरण, साधन कह सकते हो, शक्तियां कह सकते हो, ठीक है। साधन या शक्तियां, साधनों या शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण होता है। अब विकेंद्रीकरण क्या होता है? विकेंद्रीकरण भी आपको समझा देंगे और केंद्रीकरण भी आपको समझा देंगे। अब देखिए यहाँ पर साधन या शक्तियां। अब मान लीजिए
ए और बी दोनों व्यक्ति है, ए और बी दो व्यक्ति है। ए के पास में पूंजी है, इसके पास में कौशल है, कहने का मतलब अनुभव है, ठीक है। अब देखिए ये अकेला व्यक्ति व्यवसाय कर लेगा, इसके पास में पूंजी है लेकिन इसके पास में अनुभव नहीं है, कौशल नहीं है। इसके पास में पूंजी है, ये पूंजी लगा सकता है, व्यवसाय स्टार्ट कर सकता है, लेकिन चलाएगा कौन, मैनेजमेंट कौन करेगा, ठीक है। इसके पास में कौशल नहीं है, जबकि इसके पास में अनुभव है, एक्सपीरियंस है, लेकिन इसके पास में पूंजी नहीं है। दोनों व्यक्तियों के पास में एक तो उसके पास में प्रतिभा है लेकिन ये व्यवसाय नहीं कर सकते। अगर साझेदारी की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि दो व्यक्ति हैं, अगर मिलकर कोई कार्य स्टार्ट करें तो व्यवसाय को पूंजी भी मिल जाएगी और व्यवसाय को अनुभव भी मिल जाएगा, यानी कौशल यानी चलाने वाला संचालक भी मिल जाएगा और व्यवसाय स्टार्ट हो सकता है। तो ये अलग अलग शक्तियां हैं, इसके पास में पूंजी की शक्ति है, इसके पास में कौशल की शक्ति है, लेकिन ये दोनों मिलती किस कारण है, साझेदारी के कारण। दोनों किस कारण मिलती है, साझेदारी के माध्यम से ही इन दोनों को मिलाया जाता है। तो ये शक्तियां हैं, ये विकेंद्रीकरण करता है, उसका अलग अलग केंद्र, ये दोनों अलग है, पूंजी भी अलग है, कौशल भी अलग है। एक व्यक्ति के पास पूंजी, एक व्यक्ति के पास में कौशल है, ठीक है, लेकिन इसको मिलाता कौन है, साझेदारी। इसीलिए कहा गया है कि साझेदारी ये शक्तियों के विकेंद्रीकरण को केंद्रीकरण करती है, शक्तियों के विकेंद्रीकरण को केंद्रीकरण करती है। दो शक्तियां थी, उसको मिलाकर एक जगह कर दिया और यहाँ पे व्यवसाय स्टार्ट हो सकता है और लाभ कमाया जा सकता है, ठीक है। ये थे साझेदारी की आवश्यकता के बारे में। अब नेक्स्ट देखिए, अगला अपन पढ़ेंगे विशेषता, साझेदारी की विशेषता। आराम से पढ़ना है, टॉपिक को एक एक क्लियर करते रहना है, ठीक है। बार बार पढ़ने की आवश्यकता न पड़े, इसलिए आपको आराम से पढ़ना है, समझ समझ कर अपन को आगे बढ़ना है। आपको ऐसा कोई नहीं कि भाई एक बार ही वीडियो मिलेगा, ये अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पे और आप बार बार देख सकते हो, उसको बार बार इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप बार बार वीडियो को देख सकते हो और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहना, अपने दोस्तों तक भी फायदा पहुंचाते रहना, ठीक है। और घर पे बैठकर पढ़ाई जारी रखना। मैं ऐसे नहीं कहता कि घर पे जितनी छुट्टियां मिलती इतने आपको घूमना ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। घर पे आपको जितना भी समय मिलता है आप तैयारी करते रहना, साथ साथ में पढ़ाई स्टार्ट रखना, क्योंकि आगे समय कम है और हो सकता है सिलेबस कम हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि 30% की बात चल रही है, 30% आपके सिलेबस कम होगा, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, तब तक अपन नहीं मान सकते। इसलिए अपन को अभी से पूरे सिलेबस की तैयारी करनी है, टॉपिक बाय टॉपिक। जैसे कि स्कूलें तो अगर स्टार्ट होती तो अभी कितने 25 दिन हो जाते, लेकिन अभी तक तो स्टार्ट नहीं हुई है। अपने लिए नुकसान है, विद्यार्थी जो पढ़ने वाला उसके लिए नुकसान है, इसीलिए घर पे बैठकर अपन को तैयारी जारी रखना है। अब देखिए अगला अपने है विशेषताएं। साझेदारी की विशेषता अपन को पता ही है, दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। पहली विशेषता क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। एक व्यक्ति साझेदार नहीं बन सकता, एक व्यक्ति साझेदारी व्यवसाय का संचालन नहीं कर सकता, ठीक है। उसके लिए कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। दूसरी विशेषता है अनुबंध या समझौता। अनुबंध या समझौता एक ही बात है, यानी जो साझेदार हैं उनके मध्य कोई न कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कोई न कोई अनुबंध तो होना चाहिए, यानी लिखित प्रपत्र होना चाहिए या फिर मौखिक कोई भी आपकी बातें होनी चाहिए, समझौता तो होना चाहिए, ठीक है। यानी साझेदारों के मध्य अनुबंध का होना आवश्यक है। अगर कोई अनुबंध नहीं है तो आपके साझेदारी व्यवसाय नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो साझेदारी की दूसरी विशेषता क्या है कि साझेदारों के मध्य कोई न कोई तो अनुबंध होना चाहिए, कोई न कोई तो बातें होनी चाहिए, कोई न कोई शर्तें नियम वगैरह तो होने चाहिए, ठीक है। ये होता है अनुबंध या समझौता, साझेदारों के मध्य जो भी अनुबंध किया जाता है। अब देखिए अनुबंध या समझौता दो प्रकार का होता है, एक होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। मौखिक, लिखित
तीसरा एक होता है गुप्त या फिर गर्भित, ठीक है, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है। अपने दो ही है, मौखिक समझौता और लिखित समझौता। साझेदारों के मध्य जो लिखित समझौता होता है, साझेदारों के मध्य जो लिखित समझौता होता है उसको बोलते हैं साझेदारी संलेख। उसको क्या बोलते हैं? साझेदारी संलेख। आगे आपके टॉपिक आएगा इससे संबंधित। आपको इतना ध्यान रखना है कि साझेदारों के मध्य जो लिखित समझौता होता है उसे अपन साझेदारी संलेख बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरी आपकी क्या विशेषता है? अनुबंध या समझौता जो दो प्रकार का होता है, लिखित या मौखिक, और लिखित समझौते को अपन संलेख बोलते हैं, साझेदारी संलेख। तीसरा है व्यवसाय का होना। तीसरी विशेषता क्या है? व्यवसाय का होना। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, दो व्यक्ति जैसे मिलकर कोई काम कर रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्यवसाय करना होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि दो व्यक्ति हैं और उन्होंने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा है और फिर इसको दोनों ने 1/2 यानी आधा आधा बांट कर ले लिया, और ए और बी जैसे कि व्यक्ति थे, ए ने भी यहाँ पे मकान बना के रहने लगा और पूरी फैमिली के साथ में, और ये भी रहने लगा। ये आपके पार्टनरशिप नहीं होगा। ये तो सहस्वामी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? सहस्वामी, साथ साथ में स्वामी है दोनों, ठीक है, इसलिए सहस्वामी बोला जाएगा, उसको साझेदार नहीं बोला जाएगा। मोस्टली ये आपको ध्यान रखना है। अगर इन्होंने ये जमीन का टुकड़ा लिया और उसको बेचने के लिए खरीदा है, किसी को बेचने के लिए और लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदा है, तो ये साझेदार माने जाएंगे, बाकी ये साझेदारी नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना है कि व्यवसाय का होना अनिवार्य है। कोई भी अनुबंध या समझौता उसमें व्यवसाय का होना अनिवार्य है। अब आगे देखिए, लाभ का विभाजन। लाभ का विभाजन, अब यहां पर देखना है। लाभ के विभाजन में देखिए कि जो भी साझेदार हैं वो आपस में लाभ को बांटते रहना चाहिए, लाभ को बांटेंगे। जो सेवा के उद्देश्य से अगर कोई संगठन किया जाता है उसको साझेदारी नहीं बोलते। लाभ कमाने के उद्देश्य से जो व्यवसाय किया जाता है उसी को साझेदारी बोलते हैं, ठीक है। इसलिए लाभ का विभाजन होना अनिवार्य है। फिर इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि सभी साझेदारों के द्वारा या फिर उनमें से किसी एक साझेदार द्वारा व्यापार का संचालन किया जा सकता है। यह भी विशेषता मोस्ट है। या तो सभी साझेदार व्यवसाय का संचालन कर सकते हैं, या फिर सभी मिलकर किसी एक को निश्चित कर देते हैं कि ए या बी है या सी जो भी है वो व्यवसाय का संचालन करेगा। तो सभी साझेदार या फिर किसी उनमें से किसी एक साझेदार के द्वारा व्यवसाय का संचालन किया जा सकता है। यह आपकी विशेषता होगी। फिर इसके बाद में पृथक अस्तित्व नहीं। पृथक अस्तित्व नहीं। पृथक अस्तित्व नहीं का अर्थ देखिए, इसमें जो भी व्यवसाय है, साझेदारी व्यवसाय और साझेदार से पृथक नहीं होता। अब पृथक अस्तित्व क्या होता है वो भी आपको समझा दिया जाएगा अलग से कि पृथक अस्तित्व होता क्या है। यहाँ पर देखिए, पृथक अस्तित्व नहीं यानी जो भी नियम है, कानून है, वो साझेदारी फर्म के ऊपर लागू होते हैं, वो नियम साझेदारों के ऊपर भी लागू होते हैं। कहने का मतलब ये है। पृथक अस्तित्व नहीं का अर्थ क्या होता है कि जो भी फर्म के ऊपर जो नियम लागू होते हैं वो नियम साझेदारों के ऊपर भी लागू होते हैं, ठीक है। इसका अर्थ होता है कि पृथक अस्तित्व नहीं है, ठीक है। ये मोस्टली आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वैध साझेदारी होनी चाहिए, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये आपकी जो विशेषता है ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहले साझेदारी का परिचय। साझेदारी के परिचय में अर्थ पढ़ा अपन ने। अर्थ क्या था? दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर स्वेच्छा से जो वैधानिक कार्य प्रारंभ करते हैं उसे साझेदारी कहते हैं। उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? लाभ कमाना होना चाहिए। फिर उसके बाद में अपने अधिनियम पढ़ा। कौन सा अधिनियम है साझेदारी का? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है। उससे पहले कौन सा था? भारतीय संविदा अधिनियम 1872 था। ये भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 कब लागू हुआ? 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ। जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में ये लागू हुआ था, ठीक है।
इसके बाद में अपन ने पढ़ा आवश्यकता, एकांकी या एकल व्यवसाय की जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए उस साझेदारी की आवश्यकता पड़ी। अब कमियां कौन सी है? सीमित पूंजी, सीमित प्रबंध चातुर्य और अस्थिर अस्तित्व। ठीक है। इसके बाद में विशेषता अपन ने पढ़ी, विशेषता में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना, फिर इसके बाद में अनुबंध या समझौता, फिर उसके बाद में व्यवसाय का होना, लाभ का विभाजन, सभी संचालित कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यानी एक व्यक्ति भी कर सकता है, और इसके बाद में आपके क्या था? पृथक अस्तित्व नहीं होना। अब ये पृथक अस्तित्व क्या होता है? जैसे कि व्यवसाय है और स्वामी, उनका अस्तित्व पृथक पृथक माना जाता है। अगर व्यवसाय को स्वामी पैसे देता है तो ये वापस लेगा, ये लेनदार है। अगर स्वामी व्यवसाय से पैसे लेगा तो ये देनदार है। ठीक है। कहने का मतलब कि स्वामी अगर इस कंपनी या व्यवसाय उसको पैसे देता है तो उसको लायबिलिटीज माना जाएगा कंपनी के लिए, ये पैसे वापस स्वामी को चुकाने हैं, इसमें माना जाएगा अलग अस्तित्व। यानी इसको भी अपन कृत्रिम व्यक्ति मानते हैं। कृत्रिम व्यक्ति यानी इसने भी किसी व्यक्ति को पैसे दिए, ये माना जाता है। ठीक है। इसलिए इस संस्था को अपन कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है। जैसे एक कंपनी होती है उसको अपन कृत्रिम व्यक्ति मानते हैं। ठीक है। ये होता है अलग अस्तित्व, पृथक अस्तित्व। लेकिन साझेदारी व्यवसाय में ऐसा नहीं होता है। इसी के साथ में अपन ने आज पहला पार्ट है कक्षा 12वीं के लेखा शास्त्र का, जो साझेदारी के परिचय था। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, जो आज अपन ने विशेषता तक क्लियर किया है। कल अपन आगे बढ़ेंगे साझेदारी के प्रकार, साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख में सम्मिलित होने वाली बातें, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। ठीक है। ये मैटर अपने अगली क्लास में होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।